ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और चेक क्या करना है, कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ, एंड टू आइडेंटिफाई एनी फ्रॉड इस फैक्टर। मैंने कहा था ना, रिलेटेड पार्टी का एग्जिस्ट करना इटसेल्फ इज अ फ्रॉड इस फैक्टर, कि फ्रॉड हो सकता है। समझ गए? अच्छा, अब ये हमने बोर्ड पे करा पाए, हमने असेसमेंट पढ़ ली। पहला ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड 550 क्या कहता है, ऑडिटर से कि भाईजान या बाजीजान क्या करें, आप रिस्क असेस करें। कर लिया। फिर उसके बाद रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस, पॉइंट नंबर 2 पे आ जाए, टू ऑब्टेन। अच्छा, रिस्पॉन्स कैसे करते हैं? बाय परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स। तो क्या कहता है, टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। एविडेंस कैसे मिलेगा? प्रोसीजर परफॉर्म करके। अब देखिए कितना इंटरकनेक्शन है, ये हमने कि चैप्टर नंबर 2-3 में पढ़ा था। अब तकरीबन हम ऑडिटिंग एंड कर रहे हैं, फिर वही चीज़, उस बेस को नहीं छोड़ा उसने। क्या आपने एविडेंस लेना है? Whether related party relationships and transaction have been appropriately identified। पहला काम क्या है? रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना। फिर अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जितनी भी ट्रांजेक्शन और रिलेशनशिप्स हैं आइडेंटिफाई किए, अकाउंट फॉर किए, उनको डिस्क्लोज किया गया अकाउंट। ये अलग से कोई इसकी मेरे बताया कोई काउंटिंग नहीं है, अलग से कोई एंट्री नहीं है। लीज की अलग अकाउंटिंग है, इसकी कोई अलग अकाउंटिंग नहीं है। अच्छा, अगर आप देखें, अगर आप सेल करें अनरिलेटेड पार्टी को, सेल की एंट्री क्या है? रिसीवेबल डेबिट। अच्छा, अगर रिलेटेड पार्टी को करें तभी कोई नई काउंटिंग नहीं है। सिर्फ जो आपने पूरे साल में सेल परचेज जो कुछ किया है एक रिलेटेड पार्टी से, उसको प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल के अलग करके डिस्क्लोज करते हैं, डिस्क्लोज करना है। ठीक हो गया? याद रहेगा जी। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पे आ जाएं, वो कहता है ये रिस्क असेस करें, ठीक है। अब आगे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें मैं पढ़ता हूँ। पहला कहता है, पहला ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ। अब ये मैंने को बता दिया, ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या है? रिस्क असेसमेंट लिख लें ताकि आपको याद रहे, आप इससे ना वो मेन कॉन्सेप्ट से हटे ना। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? रिस्क असेस करना। 1.1 पे उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है? हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कौन रिस्पॉन्सिबल है जी? मैनेजमेंट। अच्छा, तो ये भी तो अकाउंट्स का पार्ट है, एक डिस्क्लोजर। तो ये डिस्क्लोजर देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की। तो प्राइमरीली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी है? मैनेजमेंट की को डिस्क्लोज करे, ठीक है। तो नीचे लिखा यस इफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल टू ऑब्टेन, ठीक है। ऑडिटर ने क्या करना है? द ऑडिटर शैल इंक्वायर विद द मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट आपको अकाउंट्स बना के दे रही है, उसमें एक डिस्क्लोजर आएगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। आप चेक कर रहे हैं किसी भी अकाउंट्स में, देखें आपके पास, चलिए मैं आपको सारा केमिकल से अकाउंट आपने मुझे मुझे याद करना, मैं किसी लिस्टेड कंपनी के अकाउंट से शेयर करता हूँ, उसमें देखें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या आ रही हैं, ये 4 चीज़ें आ रही हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्लोज करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? चेक करना कि इन्होंने डिस्क्लोज कर दिया। उसके लिए पहला प्रोसीजर क्या है? इंक्वायरी। मैनेजमेंट से पूछें, देखें मैनेजमेंट से पूछें कि कौन कौन सी रिलेटेड पार्टीज आपकी, क्या रिलेशनशिप्स हैं, क्या ट्रांजेक्शन की हैं, आमदन बेसिस पे की हैं, उनसे पूछे तो सही ना। पहला देखिए हमने जब ऑडिटिंग स्टार्ट की थी हमने इंक्वायरी पढ़ा था, इंक्वायरी एक ऑडिट प्रोसीजर है, तो इंक्वायरी करें हम, ठीक है। तो इंक्वायर पहली बात एज टू आइडेंटिफाई है, मैनेजमेंट की क्या इंक्वायरी करनी है? सच एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिलेटेड पार्टीज, ठीक है। और इसमें क्या चेंज आई हैं आप उनसे पूछें, भाई साल के शुरू में कितनी थी, या पिछले साल के अकाउंट आपके पास पड़े उसमें देखिए कितनी आ रही, 4 पार्टीज आ रही हैं, अब कितनी आ रही हैं, मूवमेंट कैसे आ रही है, ठीक है। हम पढ़ते हैं ना कंप्लीटनेस के लिए, पिछले साल से कंपेयर करें, करते हैं ना कंप्लीटनेस के लिए एक प्रोसीजर हमारा, कंपेयर इट विद प्रीवियस ईयर। अच्छा, आपने पिछले साल अकाउंट देखे और 6 आ रही हैं, इस साल 4 आ रही हैं, पूछेंगे बाकी 2 कहाँ गई, ये कैसे अब अनरिलेटेड होंगी? अगर पिछले साल रिलेटेड थी, इस साल अनरिलेटेड कैसे होंगी? पता लग जाएगा हमें। हमने कंप्लीटनेस का एग्जर्शन कर रहे हैं ना कि सारी ट्रांजेक्शन शो कर दी हैं, सारे रिलेशनशिप शो कर दी हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट में नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप हो सकता है? ये वाले, या आप उसकी सब्सिडियरी होगी, या आपकी सब्सिडियरी होगी, या होल्डिंग होगी,
या आपका इन्फ्लुएंस होगा, उसका इन्फ्लुएंस होगा, या जॉइंट वेंचर होगा, या कॉमन कंट्रोल होगा, की मैनी पर्सनल होगा, सपोज उनके स्पाउसेज डिपेंडेंट बच्चे और पेरेंट्स होंगे कि ये इसमें क्लोज फैमिली मेम्बर्स में, यही कोई रिलेशनशिप होगा ना, ये बताएं। और तीसरे में कहता है वेदर द एंटिटी इंटर्ड इनटू एनी ट्रांजैक्शन, कोई ट्रांजैक्शन की है तो बताएं क्या की है, डिस्क्लोज करेंगे। ट्रांजैक्शन करना हराम नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। गलत क्या है, ट्रांजैक्शन करके उसको डिस्क्लोज ना करना, ठीक है, या गलत तरीके से डिस्क्लोज करना। आपने ट्रांजैक्शन की है नॉन आर्म्स एंड बेसिस पे और वहाँ लिख दिया हमने आर्म्स एंड बेसिस पे किए, ये तो आपकी मिस स्टेटमेंट होगी ना, मिस रिप्रेजेंटेशन होगी कि आप बेनिफिट लेते रहे इनसे, लेकिन वहाँ साल के एंड पे डिस्क्लोज लीजिए कि हमने आर्म्स एंड बेसिस पे ट्रांजैक्शन की है। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा आगे हैं जी। अब इसके लिए मैनेजमेंट ने क्या करना है, ठीक है, मैनेजमेंट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू डिज़ाइन। अच्छा, डिज़ाइन सिस्टम को डिज़ाइन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की। तो जब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैनेजमेंट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करे कि वो सिस्टम ऑटोमेटिकली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करे, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करे, ठीक है। जो बहुत से अच्छे सिस्टम है ना हमारे कुछ क्लाइंट्स पे, वहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई पार्टी, गौर से मेरी बात सुनिए, अगर कोई पार्टी अनरिलेटेड है तो एक मैनेजमेंट का एक बंदा साइन कर देगा ट्रांजैक्शन, एक डायरेक्टर साइन कर देगा, ट्रांजैक्शन इंटरनेट हो जाएगी। लेकिन अगर वहाँ पर रिलेटेड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है तो एक डायरेक्टर के साइन करने से ट्रांजैक्शन आगे नहीं जाएगी, कम से कम 2 या कम से कम 3 डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे, मीन्स कि बाकी लोगों को पता लगे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। समझ गए? यहाँ यानी रिलेटेड पार्टी पे कंट्रोल्स ज़्यादा हैं एज अगेंस्ट अनरिलेटेड पार्टी, जहाँ पे अच्छे सिस्टम हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ने सिस्टम डिज़ाइन किए हुए हैं। मैनेजमेंट ने, देखें, आप एक पार्टी को सेल कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट 980 रुपये की, ए को भी, बी को भी, सी को भी, डी की जब बारी आई ना, जैसे आपने 980 की प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल 970 रुपये की सेल की, वो सिस्टम कहता है क्यों कर रहे हैं भाई, वेदर इट इज रिलेटेड पार्टी, पूछेगा आपसे रिलेटेड पार्टी है क्यों से सेल कर रहे हैं कम, ये बाकी सबको सेल कर रहे हैं 120 दिन के क्रेडिट पे, 120 डेज क्रेडिट पे, यहाँ पे आप 180 डेज क्रेडिट पे जा रहे हैं, वो पूछेगा क्यों, रिलेटेड पार्टी। सिस्टम में ऐसी चीज़ें रखी होती हैं, सिस्टम समझ रहे हैं ये बात, सिस्टम आइडेंटिफाई करता है कि रिलेटेड पार्टी नहीं। जैसे ही आप कोई ऐसी ट्रांजेक्शन करते हैं अदर देन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के, तो सिस्टम क्या करता है, एक्टिव हो जाता है कि रिलेटेड पार्टी नहीं। अगर रिलेटेड पार्टी है आपके, यस रिलेटेड पार्टी, फॉरन के नहीं, दो अप्रूवल्स और चाहिए मुझे, एक अप्रूवल से काम नहीं होगा। फॉलो कर रहे हैं? तो ये कहता है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिज़ाइन करे, इम्प्लीमेंट करे और ऑपरेट करे ऐसे सिस्टम को, ठीक है। वो सिस्टम क्या कर सके, वही 3 बातें नीचे, आइडेंटिफाई कर सके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को, सिस्टम करे ट्रांजैक्शन को। सिस्टम का मतलब क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, वो आइडेंटिफाई करे रिलेटेड पार्टी को। दूसरा क्या है, ऑथोराइज एंड, अभी मैंने बात की ना अप्रूवल की, वो कह के नहीं अब क्या, अभी कौन सी पार्टी हो गई है, अब कम से कम 3 महीने साइन करेंगे तो मैं ट्रांजैक्शन अप्रूव करूंगा। सिस्टम कह रहा है अप्रूवल, ठीक है, ऑथराइजेशन एंड, ठीक है, समझ गए। और तीसरी बात वही जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने वर्ड बोला था, ट्रांजैक्शन आउटसाइड। जब भी ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होगी ना, याद रखना आपने, जब भी ट्रांजैक्शन आउटसाइड, तो वेरी मच लाइकली है कि जो अदर पार्टी है ना वो क्या है, जैसे मैं कोई एग्जांपल दूं आपके शहर की, इब्राहिम ग्रुप ऑफ कंपनीज है, वो फाइबर बेचते हैं, ठीक है, पॉलिएस्टर फाइबर। अब वो क्या करते हैं, उनकी पॉलिसी क्या है कि डीडी एडवांस में आएगा, कैश एडवांस में आएगा तो डिलीवरी करेंगे। वो 500 कस्टमर से ऐसे डील करते हैं, लेकिन एक कस्टमर आ रहा था जिससे डीडी एडवांस नहीं आया गुड्स, अब ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, अब नॉर्मल, ये तो नॉर्मल कोर्स नहीं है इब्राहिम का। अब सिस्टम को फौरन कान खड़े करने चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ये क्या है, रिलेटेड पार्टी हो सकती है, वो इंक्वायरी करे, वो अलर्ट हो जाए, ठीक है। तो 3 बातें, आइडेंटिफाई करें सिस्टम, ऐसा सिस्टम हो कि वो आइडेंटिफाई करे रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप को, ट्रांजेक्शन को। नंबर 2, इसके लिए रिगरस किस्म के कंट्रोल्स हों, और अगर कोई ट्रांजेक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स बिजनेस करने जा रहे हैं तो सिस्टम क्या करे, स्पेशल अप्रूवल्स दें, नॉर्मल अप्रूवल से गुजारा ना उसका।
समझ गए? अच्छा, अगर ये सब कुछ ठीक नहीं है, सिस्टम भी फ्लॉप हो गया, आपने ट्रांजेक्शन भी सही डिस्क्लोज नहीं की, अनरिलेटेड पार्टी की ट्रांजेक्शन सही डिस्क्लोज नहीं हुई, तो क्या करना है? सिस्टम में अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन डिस्क्लोजर ठीक नहीं आ रहा, तो क्या ये मिसस्टेटमेंट है ना। अच्छा, मिसस्टेटमेंट क्या करेंगे? इफेक्ट देखेंगे, परवेसिव है या परवेसिव होगा तो एडवर्स, नॉन परवेसिव है तो क्वालिफाई। यही पढ़ा है हमने, ये हमने ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। इस बुक समझती है कि भी आपने नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए कहता हूँ 705 की एप्लीकेशन देखें। वो क्या एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी। चलें आगे 1.2। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? रिस्क असेसमेंट। रिस्क तो पहले देखेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, मैनेजमेंट ने कैसा सिस्टम लेके आया है। और दूसरा क्या कहता है, अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप आपको पता लगे, अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप पता चले आपको, तो फौरन क्या करना है आपने? शेयरिंग द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अमंग द एंगेजमेंट टीम, फौरन टीम को बता दें। देखिए, हो सकता है और से भी बात सुने, मैं सेल्स देख रहा हूँ, ये एक्सपेंसेस देख रहे हैं, ये देख रही हैं फॉर एग्जांपल कमिटमेंट्स को, वो देख रही हैं परचेजेस को। तो अगर मैं ऑडिट कर रहा था सेल्स का, मुझे कोई ऐसी ट्रांजेक्शन मिली जो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स बिजनेस है, मैंने देखा तो मुझे लगा रिलेटेड पार्टी है, मैनेजमेंट पूछा उसने हाँ जी रिलेटेड पार्टी। तो मेरा काम क्या कि मैं फ़ौरन बाकी लोगों को बताऊँ कि भाई आप भी देखो उससे रिलेटेड परचेज की ट्रांजेक्शन तो नहीं है, आप देखो कोई उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस की ट्रांजेक्शन तो नहीं है। ठीक है, लाजमी नहीं कि इससे सेल ही की होगी, हो सकता परचेज भी की हो सकता फिक्स एसेट खरीदे हो, वो ट्रांजेक्शन है ना। हो सकता फिक्स एसेट बेचे हैं उसे, लाजमी नहीं कि आपने गुड्स की सेल परचेज करनी है, एसेट की सेल परचेज भी हो सकती है। हो सकता है उसे लोन दिया हो, मार्कअप लिया हो सकता है लोन लिया हो, मार्कअप दिया हो सकता है दूसरी पार्टी की आपने गारंटी दे दी है, ये भी ट्रांजेक्शन है। हमने पढ़ा है अनफंडेड, लाजमी नहीं ट्रांजेक्शन फंडेड ट्रांजेक्शन हो, अनफंडेड ट्रांजेक्शन भी हो सकती है ना, कि मैंने जाके अपनी रिलेटेड पार्टी की गारंटी दे दी। समझ गए? मैंने अपने क्लाइंट पे रिपोर्ट क्वालिफाई की है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडी को क्या कह रही है, सब्सिडी के बैंक को कह रही है कि मैं 90 मिलियन तक कमिटमेंट करती हूँ कि अगर इसने क्या कहते हैं डिफ़ॉल्ट किया तो मैं रिस्पॉन्सिबल। होल्डिंग कंपनी क्या है, ये एक किस्म की बैंक गारंटी होगी ना, किस्म की एक किस्म की गारंटी होगी। अब क्या मेरे अकाउंट्स में ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में शो नहीं होना चाहिए कि मैंने होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी की 90 मिलियन की गारंटी दी हुई है? आना चाहिए ना डिस्क्लोजर। हालांकि 1 रुपया ट्रांसफर नहीं हुआ अभी, लेकिन ये कमिटमेंट एक सिग्निफिकेंट चीज़ है। समझ गए? क्या मैं किसी और अनरिलेटेड पार्टी की गारंटी दे सकता था? कभी नहीं दे सकता। क्यों ये गारंटी दी मैंने? क्योंकि रिलेशनशिप है। तो फ़ौरन क्या करना है आपने इसको जैसी इन्फॉर्मेशन मिले, आपने फेसबुक वाली फुप्पो बन के फ़ौरन पूरे ख़ानदान में इसको इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर देना। ठीक है जी। क्या कहता है जी, वंस द ऑडिटर हैज़ ऑब्टेन्ड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, द ऑडिटर शैल डिस्कस एंड शेयर सच इन्फॉर्मेशन विद द एंगेजमेंट टीम फॉर, क्या बताना है आपने, नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप है, क्या ट्रांजेक्शन की हैं। ठीक है, और फिर उनको बताएंगे कि आप चूंकि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, रिस्क क्या है, तो आपने एक्स्ट्रा एलिमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ऐड करना है इसमें। वकील बात वो करता है। फिर आपने उनसे कहना अलर्ट रहेंगे कि सर्कमस्टांस हो सकते हैं, ऐसी कंडीशन आ सकती हैं जो कि रिलेटेड पार्टी के रिलेशनशिप को की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ठीक है, कैसे पता लगेगा रिलेटेड पार्टी है? आपने सस्ती चीज़ बेची होगी, महंगी बेची होगी, सस्ती बेची होगी या क्रेडिट टर्म्स आगे पीछे किए होंगे, डिस्काउंट दिया होगा। समझ गए? या बाकी सब एंटिटीज़ को आप कहते हैं हमारे गेट से आगे रिसीव करना, लेकिन रिलेटेड पार्टी है उसको उसके गेट तक पहुंच जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर रेट कॉस्ट आप बियर कर रहे हैं उसकी, कोई ना कोई आपने बेनिफिट या अनफेयरली पहुंचाया होगा या अनफेयरली लिया होगा। ठीक है जी, चलें आगे। चौथा पॉइंट होता है रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स दैट में इंडिकेट एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टीज। क्या आपने कहना, आप लोग क्या कहना है, अभी हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं,
कि अलर्ट रहना है, कोई ऐसा रिकॉर्ड आपके सामने आए जिससे रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाए। अभी हम क्या रिस्क असेसमेंट पढ़ रहे हैं ना, तो फ़ौरन जैसे इन्फॉर्मेशन मिले सबको सबसे डिस्कस करें। दूसरा कहता है अपनी टीम से कहें कि एक्स्ट्रा एलिमेंट, एक्स्ट्रा टॉपिंग करें आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की। और तीसरा क्या कहता है, अलर्ट रहें कि कंडीशन सर्कमस्टांसेस नहीं जो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप जिसमें आ सकते हैं। और चौथा कहता है अलर्ट रहें कि कोई डॉक्यूमेंट, कोई रिकॉर्ड, कोई ऐसी चीज़ जिससे रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो सके। कौन सा रिकॉर्ड हो सकता है? वैसे ही हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी वैसे जनरल डिस्कशन के लिए गारंटी, एक कंपनी दूसरी गारंटी दी हुई है, ठीक है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, इसमें उसकी गारंटी दे दी। और कौन सा रिकॉर्ड होता है? वेरी गुड जी। और सॉरी बोले नहीं पढ़ा, कोई मसला नहीं है। मैं जस्ट चाहता आप लोग इसको यूज करें ब्रेन को थोड़ा सा, ठीक। यूनिवर्सिटी से क्या पता लगेगा हमें? चलो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आ गया, ठीक। और एडिशनल क्रेडिट लिमिट आ गई, ठीक। और डॉक्यूमेंट्स बताएं, जिन डॉक्यूमेंट्स से पता लगेगा। देखिए आपने वर्ड सुना ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी। एक कंपनी है, उसमें एक ग्रुप है, उसमें 5 कंपनीज हैं। अगर एक कंपनी आएगी ना इंश्योरेंस लेने, उसको महंगी मिलती है, ऐसी है ना। तो कई दफ़ा पाँचों की पाँचों कंपनी इकट्ठी आती हैं उस ग्रुप पॉलिसी के लिए। आपने अब इंश्योरेंस पॉलिसी पढ़ी, उसमें कहा एक तो मैं ऑडिट कर रहा हूँ एक का, ये बाकी 4 कौन सी हैं? तो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? ग्रुप, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है ग्रुप टैक्सेशन का। ग्रुप, आपके पास ऑप्शन होती है कि ग्रुप के केस में आप टैक्स हो सकते हैं एज ए सिंगल एंटिटी, एज ए, याद रहेगा। आप ऑप्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी लॉ है, आप ऑप्ट कर सकते हैं टू बी टैक्स्ड एज 5 एंटिटीज हैं, तो आप पांचों को कैसे ले लेते हैं? एज ए सिंगल एंटिटी, एज ए ग्रुप। अब उस रिटर्न, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न पढ़ेंगे तो क्या वो एक कंपनी की होगी? किसकी होगी? पूरे। तो आपको पता है एक तो कंपनी है, बाकी 4 के हैं रिलेटेड पार्टी, ठीक है। फिर बैंक के, जब बैंक में आप जाके ग्रुप फंडिंग ले आते हैं, पूरी एक कंपनी की फंड नहीं होती, वो किसकी होती? पूरे ग्रुप की। तो ग्रुप, उससे पता लग जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, 2 रजिस्टर्स पढ़े हुए आपने, याद करें जरा। डॉक्यूमेंट्स पढ़े, तो डॉक्यूमेंट्स कंपनी ने मेंटेन करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है? पिछले चैप्टर पढ़ गए हैं यार, याद है, पढ़ा है हमने। ये ना बताएंगे कौन कौन से, ये बताएंगे ये याद है कि पढ़ा था। कौन सा चैप्टर था? चैप्टर 9 था शायद, 168 पेज पे, 67 पेज पे। जल्दी से टाइम का हमारे पास आगे हैं। इस पे लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? लास्ट पॉइंट क्या है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अच्छा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्या होता है? कि इस कंपनी के शेयर किस किसके पास है, ऐसे ही है। अच्छा, अगर किसी बंदे के पास 20% प्लस शेयर है, अगर किसी के पास 20% तो एसोसिएट बन गया। अगर किसी के पास, किसी कंपनी के पास आपकी 50% ज़्यादा शेयर है तो होल्डिंग बन गया ना। तो कहाँ से पता लगा आपको? रजिस्टर ऑफ, समझ गए? अच्छा, एक होता है रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ये तो था ना, ये बैलेंस शीट है, ये आपका कैपिटल है, तो इसमें कौन कौन मेंबर है? ये तो ये रजिस्टर है, ऐसे ही है ना। एक होता है रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कि किस कंपनी ने कहाँ का इन्वेस्टमेंट्स की है इस कंपनी ने। तो रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे, पता लगेगा जी इसके पास 45% शेयर है एमसीबी के। ये एमसीबी क्या कर रहा है? सिग्निफिकेंटली। तो अब एमसीबी और डी क्या हो गया आपस में? समझ गए? इब्राहिम के पास किसी ज़माने में 45% शेयर है एमसीबी के, सॉरी एबीएल के।
या मियाँ मंशा या निशात के पास शेयर्स हैं एमसीबी के, तो रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स, रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और ग्रुप टैक्स पॉलिसी, ग्रुप टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न्स, ग्रुप टैक्सेशन की, और ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ से आपको पता लगेगा कि रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, आगे अगला एक पैराग्राफ है, इसमें इसमें वर्ड लिखा हुआ है स्पेशल पर्पस एंटिटी, स्पेशल पर्पस। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल भी आपने सुना होगा टैक्सेशन में, ठीक है। ये कुछ एंटिटी ऐसे बनती हैं जो रिलेटेड पार्टीज ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करने के लिए, छुपाने के लिए, डिस्गाइज करने के लिए बनती हैं, ठीक है। तो वो भी आपस में रिलेटेड पार्टी हो सकती हैं कि स्पेशल एंटिटी खड़ी इसलिए की जाती है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को छुपाना होता है अपने। ठीक हो गया, समझ गए। अगले पॉइंट पे हैं, टू सम अप, वो पहले ऑब्जेक्टिव काइंड कर रहा है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑडिटर इज टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग, का मतलब मैं ऐसे क्या कह रहा हूँ, रिस्क असेस करे वो। पहला ऑब्जेक्टिव क्या उसका, क्या रिस्क के रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स सारी आइडेंटिफाई हो गई हैं, कोई अनआइडेंटिफाइड तो नहीं रहेगी, कोई अनडिस्क्लोज तो नहीं रहेगी, ठीक है। ये रिस्क उसने आइडेंटिफाई करना है। और आगे ऑब्जेक्टिव 2.2 पे वो कौन सा है, ये वाला, ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, कैसे करना है, बाय परफॉर्मिंग प्रोसीजर। वो प्रोसीजर कौन से हैं, ये टेबल में लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड पे प्रोसीजर रिस्क लिखा हुआ है, यानी लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है उसने, ऑब्जेक्टिव 1.2 ऑब्जेक्टिव नंबर 1, और राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव 2, क्या रिस्क है और उसको आपने कैसे मिटिगेट करना है, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है, ठीक है। इसको हम जल्दी, इसमें काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर दी हैं, काफ़ी ज़्यादा हमने इसमें पढ़ लिया। और ये टॉपिक है जहाँ से अक्सर क्वेश्चन आ रहा होता है कि पता है क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे आप, ठीक है। तो पहला क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में नॉट बी प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज्ड, पहला रिस्क है, ठीक है। तो प्रोसीजर्स क्या होंगे, ठीक है। प्रोसीजर क्या है जी, कंफर्मिंग एंड डिस्कसिंग स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन विद द सच एज बैंक्स, लॉ फर्म्स, गारंटर्स। अब देखें रिस्क क्या है कि आपको सारी रिलेटेड पार्टी का नहीं बताया गया, आपको सारी रिलेटेड पार्टी का, अगर मैं से कहूँ एग्जेशन कौन सी है, कंप्लीटनेस, वेरी गुड, कंप्लीटनेस एग्जेशन है। अब आपने क्या करना है, आपके प्रोसीजर क्या होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सोर्स में नहीं, अब क्या होगा सोर्स। अब आप आगे पीछे कहीं ढूंढेंगे कि कोई ऐसे डॉक्यूमेंट मिल जाए जिसमें एक रिलेटेड पार्टी मिल जाए। वो कौन सी पार्टीज पढ़ी हमने, खुद कहता है बैंक्स की डॉक्यूमेंटेशन चेक करने। अभी मैंने बताया आपको कि पूरा ग्रुप जाता है बैंक से लोन लेने, या इंश्योरेंस पॉलिसीज, या ये रजिस्टर सारे। अब ये रजिस्टर का अकाउंटिंग का पार्ट है, सोर्स डॉक्यूमेंट है ना, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, इनकम टैक्स रिटर्न, ग्रुप पॉलिसीज। अब बाकी डॉक्यूमेंट देखेंगे कि कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी का क्लू आपको मिले और आप उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेके आए, ठीक है। डिस्कसिंग द स्पेसिफिक एस्पेक्ट विद द बैंक्स, लॉ फर्म। अच्छा क्या होता है, कई दफ़ा पूरे ग्रुप का 5 कंपनी ना, इतिहाद टेक्सटाइल, इतिहाद प्राइवेट लिमिटेड, इतिहाद फैब्रिक्स, राहत स्पिनिंग, पूरा ग्रुप है, ठीक है। अच्छा अब आप क्या कर रहे हैं, पूरे ग्रुप ने एक रखा हुआ लीगल एडवाइजर, आप उस लीगल एडवाइजर पूछें भाई कि कौन कौन सी कंपनीज और हैं बताओ मुझे, मैं तो इतिहाद टेक्सटाइल का ऑडिट कर रहा हूँ, बाकी कंपनीज कौन सी हैं इसकी, वो बता देगा आपको कि बाकी 4 कंपनी हैं इस ग्रुप में। बैंक बताएगा, लीगल बताएगा, इंश्योरेंस। पॉइंट 2 पे है कंफर्मिंग द पर्पस, टर्म्स और अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन। उनसे पूछे भी कौन कौन सी टर्म जो रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई है, इनके साथ ट्रांजेक्शन कौन कौन सी की हैं, किन टर्म्स पे की हैं, ठीक है जी। थर्ड पे है रीडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द रिलेटेड पार्टीज, ठीक है। आप ऑडिट कर रहे हैं इतिहाद टेक्सटाइल का, गौर से मेरी बात सुनिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इतिहाद टेक्सटाइल का ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, इतिहाद प्राइवेट लिमिटेड भी है, इतिहाद फैब्रिक्स भी है, हाउस ऑफ इतिहाद भी है, राहस पे 5 कंपनी इनकी। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है कि इन 5 के भी रिलेटेड पार्टी के नोट पढ़ लें, इन 5 के भी। देखिए उन्होंने किस चीज़ को रिलेटेड पार्टी, हो सकता है इस कंपनी ने एक एक्स्ट्रा पार्टी बताई है जो बाकियों ने नहीं डिस्क्लोज की। आप देखें उस पार्टी का हमारी इस कंपनी का जिसका मॉडल का रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप तो नहीं। बात फॉलो करेंगे, थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन समझ आती है। आप क्लाइंट से कहें क्या मुझे बाकी रिलेटेड पार्टी है ना, उनके मेरे रिलेटेड पार्टी, उनके रिलेटेड पार्टी के नोट दिखाएं मुझे, उन्होंने किस चीज़ को रिलेटेड पार्टी का है। ग्रुप है ना, हो सकता है आपकी भी रिलेटेड पार्टी हो सकता है कॉमन डायरेक्टरशिप हो, यहाँ भी हमारे डायरेक्टर्स, वहाँ भी हमारे डायरेक्टर्स बैठे हैं। ठीक है, याद रहेगा। पॉइंट नंबर 2 पे हैं, 2 कंपनीज के सेम डाटा है। हाँ जी, हमने नहीं पढ़ा एंटिटीज अंडर कॉमन कंट्रोल। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट, मैं लेफ्ट साइड पे पढ़ रहा हूँ, रिस्क क्या है। अच्छा उसने 315 की बात की है, 315 हमने पढ़ा, 315 कौन स्टैंडर्ड है असेसमेंट का। ठीक है, तो 315 क्या कहता है, ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस शैल बी रिलेटेड एज सिग्निफिकेंट रिस्क। वो 315 कहता था, हमने वहाँ पढ़ा था, यहाँ इस चैप्टर में नहीं पढ़ा हमने ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। हमने 315 में चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो वो रिस्क है। ठीक है, तो यहाँ भी वही बात करता है, एग्जांपल ऑफ ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कौन कौन से पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जो हो सकता है आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो, कैसे पता लगेगा। हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए कि जी एडवांस में दे दिया उसको, या उसको क्रेडिट लिमिट में दे दिया, क्रेडिट टाइम पे दे दिया, बाकी को एडवांस, बाकी से एडवांस लेते हैं, इसको आपने क्रेडिट पे दे दिया, बाकी किसी को डिस्काउंट नहीं दिया, इस एक पार्टी को डिस्काउंट दिया, या बाकियों को क्रेडिट टर्म दी आपने 1 महीने की 30 डेज की, इनको दी आपने 180 डेज की। ठीक है, अच्छा और एग्जांपल इसकी पढ़ लेते हैं, कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजैक्शन। ऐसे मैंने बताया ना कि ऐसी कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजैक्शन होती हैं कि पता नहीं था अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर कौन है, तो उसकी बात करता है। ठीक है, अच्छा अगला क्या है कि आपने अपना कोई प्रेमिसेस किसी दूसरी पार्टी को दे दिया है, उसको गारंटी नहीं ले रहे, उससे समझ गए, याद रहेगा। अच्छा ये अगर अनरेटेड होती पॉसिबल होता, अगर ये अनरेटेड होती तो पॉसिबल होता। क्यों आपने दे दिया उसको इंटरेस्ट रेंट फ्री। ठीक है, अभी रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, अभी 315 लिखा हुआ है, अभी हम क्या कहते हैं, तो इसका मतलब है रेटेड पार्टी हो सकती है, याद रहेगा। अच्छा तीसरा कहता है सेल्स ट्रांजैक्शन विद अनयूजुअल लार्ज डिस्काउंट और रिटर्न्स। अनयूजुअली आप बाकियों को 5% डिस्काउंट देते हैं, ये आपने इसको डिस्काउंट दे दिया 15%, फूफो का बच्चा, क्यों आपने 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया इसको, जिसमें कोई ना कोई रिलेशनशिप है, याद रहेगा। अच्छा ये सारी बातें ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ट्रांजैक्शन आउटसाइड। अच्छा वहाँ यहाँ नहीं पढ़ रहे हम वहीं पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 3 में कि अगर ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि रैशनल क्या है, क्यों की ट्रांजैक्शन, रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, वजह क्या थी, तो क्या थी ट्रांजैक्शन करने की, ये पढ़ा था हमने। ये देखिए पॉइंट नंबर 1 में बिजनेस रैशनल, बिजनेस ठीक है। समझ गए। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शन आर कंसिस्टेंट विद मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन दे रही है कि हमने इसलिए डिस्काउंट दिया जी, ये वजह थी जी, वो वजह थी, हमारा माल नहीं बिक रहा था, हमने माल बेचने के लिए ऐसे किया जी। देखिए वो रीजनेबल लग रही है आपको, ये तो नहीं रिलेटेड पार्टी को डिस्काउंट दिया, मेरी कंपनी थी, मेरे बच्चे उसमें डायरेक्टर थे, मैंने डिस्काउंट दिया, अब मैं उल्टी सीधी आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। क्या मेरे जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको समझ आ रही है, लॉजिकल लग रही है, वो कंसिस्टेंट है बाकी बातों से। क्या आपको गुड्स बेचने में प्रॉब्लम आ रही थी, क्या आपका माल नहीं बिक रहा था, स्टॉक डेज बढ़ गए थे बहुत ज़्यादा, तो चेक करेंगे, मैं ऐसे गलत बात तो नहीं कर रहा हूँ, समझ गए। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ट्रांजैक्शन हैव बीन
कि जैसे उस स्टैंडर्ड में उस जो चैप्टर में 3 पढ़ा था ना, वहाँ बात करता था कि बताएं किसने प्रूव की, किसने, इसमें जिसने प्रूव किया है ये